आदाब, रूबरू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शख्सियत है। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नौजवान हैं, सियासतदान हैं। लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाया, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में बाजी मारी और जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की, जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से, दिल्ली से, और इस वक्त मेरे साथ बैठे। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की सियासत चल रही है, किस तरीके की फ़िज़ा है और आगे क्या क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी, क्या कहेंगे? यू आर द यंगेस्ट वन, अपनी पार्टी में नौजवान हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी। क्या ऐसी खूबियाँ देखी केजरीवाल जी ने आप में कि तमाम चीज़ें कि आप सब नेशनल कमेटी में भी हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं जल बोर्ड के, और विधायक भी हैं, और चर्चा ये भी थी कि अगर आप जीतेंगे तो मंत्री पद भी मिल जाएगा। देखिए, ये एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसमें आपको अपने देश की सेवा करने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां ये देख कर नहीं दी जाती हैं कि आपके बाप दादा देश की राजनीति में थे कि नहीं थे, आपके पास मनी पावर, मसल पावर है कि नहीं है, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है कि नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं, हमारे एक ऐसे मेंटोर हैं, जो आपके समर्पण को देखते हैं, आपकी कमिटमेंट को देखते हैं, आप किस भाव से देश की सेवा करना चाहते हैं उसको देखते हैं, और उसको देखकर वो युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो पार्टी है ये वास्तव में युवाओं की पार्टी है और सभी युवा हैं। मैं थोड़ा युवा पार्टी है, बहुत ही युवा पार्टी है। शायद मैं कैमरे पर आता हूँ और आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार मेरे से चर्चा करते हैं तो मेरा नाम ज़्यादा आगे आता है कि मैं शायद सबसे युवा हूँ, लेकिन मुझसे भी कई सारे युवा मुझ जैसे इस पार्टी में मुझसे भी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी दे दी है इस युवा के कंधों पर, लेकिन इस युवा के सामने बहुत सारे विकल्प थे, ऑप्शन थे, कैरियर थे। उनमें से किसी एक पर ना जाकर के आपने सियासत को ही अपना मैदान क्यों बनाया? देखिए, सोचा तो कभी नहीं था। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि यदि मैंने अपने माता पिता को आज से 10 साल पहले कहा होता कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूं और भाजपा या कांग्रेस में से किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो शायद मुझे घर से बेदखल कर दिया जाता। अच्छा। हम जिस परिवार से, जिस समाज से आते हैं, वहाँ राजनीति को एक गंदे नज़रिए से देखते हैं। सोचा जाता है तो गुंडे, डकैत, बेरोजगार, क्रिमिनल, माफिया का काम है। साधारण पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, इन लोगों का काम थोड़ी है राजनीति में आना। लेकिन ये भी सत्य है कि जब तक राजनीति के कीचड़ में आकर इस कीचड़ की सफाई नहीं करेंगे, तब तक देश की राजनीति साफ नहीं होगी। और मैं तो सदैव से ये कहता हूँ, ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ना हम सब में से किसी ने भी राजनीति को चुना। राजनीति ने हमें चुन लिया और कहा कि तुम जैसे लोगों की जरूरत है, देश का आम आदमी खड़ा हो, आए और आकर देश की राजनीति बदले। इसीलिए हम सब आए। कि आज से 8 साल पहले जिन लोगों ने हमें कहा था कि भैया अगर हिम्मत है, अगर अपना जन लोकपाल बिल चाहिए तो पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, सरकार बनाओ, सरकार चलाओ और बिल पास कर लो। हमने 8 साल पहले उनकी बात मान ली, हमने पार्टी बनाई, हमने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव जीता, हमने सरकार बनाई, हमने सरकार चलाई और अपना लोकपाल बिल पास किया। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों में भी काम कर रहे हैं आप। लेकिन एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जल ही जीवन है, और उस जीवन की, उस ज़िंदगी की जिम्मेदारी इस युवा कंधे पर है। लेकिन अभी भी राघव जी, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दिल्ली के लोग जो है ना, पानी खरीद के पी रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ही दुखद है कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी हम देश की राजधानी में, हमारी ये 70 साल से जो सरकारें रहीं यहाँ पर, वो बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई। जब आप आज से 6 साल पहले, जब हमारी पहली बार सरकार बनी थी, जब हम फुल टर्म की सरकार बनी थी हमारी, तो दिल्ली में 54% घरों में, मात्र 54% घरों के अंदर पाइपलाइन से पानी आया करता था। यानी कि लगभग आधा इलाका दिल्ली का पाइपलाइन से कनेक्टेड ही नहीं था। बीते 5 सालों में, 6 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस 54% को 92% में तब्दील किया है। आज 92% घरों में पाइपलाइन से पानी आता है। जो बचे कुछ 6, 7, 8% रह गए हैं, उनको भी हम आने वाले समय में पूरी तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे, हर घर साफ पानी देंगे। और एक हमारा वादा है जो हमने पिछले चुनाव में किया था और सोच समझ के रणनीति के तहत किया था, कि हम आने वाले समय में दिल्ली वालों को 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन पानी देंगे। 8 साल हो गए आपको, 8 दिन बाद, 8 महीने बाद कब वो दिन आएगा कि जो बचा खुचा जो काम रह गया
उस पर भी पूरी तरीके से मुहर लग जाएगी और दिल्ली वाले कहेंगे वाकई हमने उस सरकार को चुना जिसने बुनियादी मुद्दों पर हमारे पास आई और हमने उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है रूप दिया और एक बार नहीं हैट्रिक कराई। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करना, जहाँ जहाँ अभी भी पाइपलाइंस नहीं है वहाँ पाइपलाइन डालनी, लोगों के घर से जोड़ना, कनेक्शन देना। और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी। दिल्ली तो आसपास राज्यों से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड है। हमें जो यमुना नदी आती है, गंगा नदी आती है, ब्यास का पानी मिलता है, ग्राउंड वाटर है, इन 3-4 सोर्सेज पर निर्भर होकर दिल्ली वालों को पानी देना होता है। तो इन दोनों को ठीक से बैलेंस करते हुए हमने पूरी दिल्ली को आने वाले समय में जोन्स में बांट दिया है, 6-7 जोन्स में, और हर जोन के अंदर हम अलग प्रकार से एक मॉड्यूल अपनाकर पानी देंगे ताकि 24 घंटे पानी मिले। उसके लिए पूरी स्टडी, हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेंडरिंग प्रोसेस सब शुरू हो गया है और बहुत जल्दी सी कार्यकाल में हम 24 घंटे पानी देंगे। राघव जी, बहुत अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है हर घर में जो है मीठा पीने का पानी मुहैया होगा, दिक्कत नहीं होगी, कभी आया कभी नहीं आया, ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं अभी भी जो पानी माफिया है वो अभी भी अपने पैर पसारे हुए, उन पर कैसा अंकुश लगे? देखिए, पानी माफिया जो था वो पार फॉर द कोर्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिल्ली में हुआ करता था शीला दीक्षित जी की सरकार के समय। हमने आते ही पानी माफिया पर ऐसी लगाम लगाई, दिल्ली वालों को अपने पाइप नेटवर्क से जोड़ा, घर घर कनेक्शन दिया कि मुझे लगता है पानी माफिया जो है वो अपनी अब अंतिम सांसें ले रहा है। कहीं इक्का दुक्का किसी कोने में अगर बचा हो, कोई वारदात हो तो हमें बताएं तो हम इमीडिएट एक्शन भी लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन एक खात्मे की सख्त ज़रूरत है, मुझे भी, आपको, दिल्ली वासियों को भी, वो है कोरोना के खात्मे की। क्या लग रहा है कि क्या हम इसकी नब्ज़ को नहीं पहचान पाए, या हमने इसको देर से इसको पकड़ा, या यूँ कहूँ कि जो भी अब चीज़ें हो रही हैं वो उस लेवल की नहीं हो पा रही है कि हम इस पर काबू नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसका सामना मानव जाति पहली बार कर रही है जी। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया कि आप अपना सिस्टम तैयार कर लें, अस्पताल, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, पीपीई किट, आरटीपीसीआर किट्स, ये सारी इकट्ठा कर लें, पर्याप्त मात्रा में सिस्टम बना लें ताकि आप इस कोरोना रूपी राक्षस से लड़ाई लड़ सकें। ठीक है। हमने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के साथ मिलकर और अन्य सरकारों के साथ मिलकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी, कोरोना का राक्षस पछाड़ा गया और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर जो संक्रमण की दर थी, जिसे पॉजिटिविटी रेट कहते हैं, वो 5-7% के पास आकर स्थिर हो गया था, जिसे WHO नॉर्म्स में भी कहा जाता है कि पैंडेमिक इज विद इन कंट्रोल। पैंडेमिक आपकी चपेट में आ गया, अब आपने उसको पकड़ लिया है। ठीक है। लेकिन देखा गया कि नवंबर, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते और नवंबर के पहले हफ्ते में वायु प्रदूषण आ गई। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा ने पराली जलाया, उसने भी आपके फेफड़ों पर अटैक किया। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों पर अटैक कर ही रहा था। कई जगह देखा गया कि समाज के एक छोटे तबके ने मास्क पहनने में, सामाजिक दूरी का पालन करने में लापरवाही बरती, और उसके साथ साथ थोड़ा फेस्टिवल का माहौल भी था, त्योहार थे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो एक थर्ड स्पाइक आई जिसमें केसेस बढ़े और संक्रमण की दर 5-7% से बढ़ते 15.5% पे पहुंच गई 7 नवंबर को। तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक हस्तक्षेप किए, जिसके चलते ये 15.5% की दर घटने लगी। कभी 15, फिर 14.5, 14, 13.5, और आपको बताते हुए खुशी है कि कल की जो रिपोर्ट है, ये संक्रमण की दर 15.5% से घट के 8.5% पे आ गई है। यानी कि जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये ग्राफ नीचे की ओर जाता रहेगा। लेकिन जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर के जो मुखालिफ पार्टियां, विपक्षी दल जो है, वो कह रहे हैं कि आप जो कोविड से निपटने के जो तौर तरीके आपने अपनाए हैं वो ठीक नहीं है। बीजेपी कहती है कि आप पूरी तरीके से बदइंतज़ामी फैला रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि साहब आप पहले 500 लेते थे, अब 2000 रुपये मांग रहे हैं, जनता की जेब पर जो है बोझ पड़ रहा है। पहले लोग शादियों में 200 लोग थे, अब आपने 50 कर दिए हैं, तो जो मैरिज इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि आज अगर समाज के एक बड़े तबके ने मास्क पहनना छोड़ दिया तो उनको अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून में भी समझाया गया मास्क पहनो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना अवेयरनेस कैंपेन चलाया, दिल्ली सरकार ने अपना जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन फिर भी हमने देखा गया कि एक महामारी की थकान जनता में आई, जिसके चलते बहुत लोगों ने लापरवाही अपनाई। हो सकता है आपने और हमने भी कभी ना कभी वो मास्क ना पहना हो, ख्याल ही ना आया हो मास्क पहनना है।
इसीलिए एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए इस फाइन की रकम को 500 रुपये से 2000 किया गया। मुझे याद है जब गडकरी साहब ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर संशोधन करके ट्रैफिक वायलेशन के चलान्स के प्राइस को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना किया था, तब भी कुछ लोग शोर मचा रहे थे। लेकिन बात यह है कि ये एक कड़वी दवाई है जिससे भला जन पिला रही है, जिसके चलते आज आप देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क पहनना में जो लापरवाही आई थी वो लापरवाही जा रही है और लोग अब प्रॉपर तरीके से मास्क पहन रहे हैं। और देखिए, ये महामारी से लड़ने के लिए आपको प्रशासनिक हस्तक्षेप करने पड़ेंगे। अगर 200 की गैदरिंग थी, आज 50 किया है, तो उससे आर्थिक नुकसान है, मैं मान रहा हूँ। कई लोगों को नुकसान हुआ, जिन्होंने बेचारों ने शादी के कार्ड बांट दिए आज वो। लेकिन आज ये मानवता पे एक ऐसी महामारी बनाई है जिससे लड़ने के लिए हम सबको थोड़े थोड़े सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, और हम अपनी सोसाइटी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कोई खुशी खुशी तो ये कर नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल सरकार या कोई भी सरकार देश की ये सोच रही है कि ये मास्क के जो फाइन है इससे हमारा खजाना भर जाएगा। और आज हमारी सरकार को देखते हुए इस देश की कई राज्य सरकारों ने मास्क के फाइन का अमाउंट बढ़ा दिया है। तो ये तो जनता के हित में हो रहा है। मुझे लगता है और ही कुछ महीनों की बात है, जब वैक्सीन आ जाएगी तो फिर जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन राघव जी, एक बात ये देखिए, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो मास्क मुझे लगता है कि बीमारी से बचने से ज़्यादा फाइन से बचने के लिए लगा रहे हैं। पुलिस वालों को देखते हैं तो लगा लिया, अदरवाइज वो रखा हुआ है। देखिए, जान उनकी बचनी चाहिए, उन सबका स्वास्थ्य बचना चाहिए। अब चाहे मन में डर जो भी हो, फाइन का डर हो या कोरोना वायरस का डर हो, सरकार के मन में तो ये है कि दिल्ली वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी को ये महामारी छुए ना। हमारा तो यही उद्देश्य है। अब विधायक का चुनाव खत्म हो चुका है, अगली तैयारी थोड़े से नीचे लेवल की है, जहां पर बीजेपी है और बीजेपी केंद्र में भी है। कितना आसान है आपके लिए बीजेपी को मात देना, और किस तरीके के जो बुनियादी मुद्दे आप पहले लेके आए थे, पानी बिजली के, क्या दोबारा से यही मुद्दे होंगे या किन्हीं और मुद्दों पर आप बीजेपी को घेरेंगे? देखिए, मैंने अपने 8 साल के राजनीतिक जीवन में कई चुनाव देखे जी, और जनता की सरकार में बनी हुई पार्टी के प्रति समय समय पर एंटी इनकम्बेंसी, नफरत, वो भी देखी है। लेकिन इस समय दिल्ली की जनता की जो नगर निगम में दशकों से भाजपा की सरकार बैठी है, उसके प्रति जो नफरत है वो शायद ही मैंने किसी चुनाव में देखी हो। नहीं, कौन सी नफरत की बात कर रहे हैं? आज दिल्ली की जनता नगर निगम में बैठे भाजपा के लोगों से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के पार्षदों से दिल से नफरत करती है। अच्छा, इन लोगों ने बीते कई दशकों में सिर्फ दिल्ली को लूटा है। अच्छा, ये एक नगर निगम एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर जितना पैसा डाल दो वो पैसा नीचे से निकाल के ले जाते हैं, यह कुआं कभी नहीं भरता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने, मैंने नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को कहा था, ये MCD का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं नहीं है। मुझे तो लगता है कि विश्व में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज इस पे रिसर्च कर रही हैं, केस स्टडीज कर रही हैं कि कोई एक म्युनिसिपल बॉडी इतनी भी भ्रष्ट कैसे हो सकती है। ये भ्रष्टाचार का नया मॉडल भाजपा ने दिया है नगर निगम में, तो जनता इससे निजात चाहती है। आप कौन सा मॉडल देने वाले दिल्ली में? भाई, हम तो वो मॉडल देंगे जो दिल्ली सरकार में हमने दिया। आते ही भ्रष्टाचार पे लगाम, आते ही सबके घर में मुफ्त बिजली, 24 घंटे 7 दिन बिजली, और साथ ही साथ 6 साल में बिजली का रेट नहीं बढ़ने दिया, घर घर तक पानी पहुंचाया, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, कई प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स चलाई। जो काम शिक्षा और स्वास्थ्य में हुआ है उसका लोहा तो WHO और न जाने कितने बड़े बड़े विकसित देश भी आज मानते हैं कि एजुकेशन मॉडल जो दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का उभर कर आया है, ये सारे काम जो है, यानी कि साफ नीयत से काम करना। यदि आप जनता के हित को सामने रख के काम करेंगे तो सफल होंगे, अगर अपने व्यक्तिगत हित को सामने रख के काम करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। नगर निगम से जनता भाजपा को बाय बाय बोलना चाहती, बाय बाय बोलना चाह रही है। लेकिन लॉकडाउन के पूरे ड्यूरेशन के दौरान, पूरे टेन्योर के दौरान जब बिल आए तो लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई कि जो बिल पहले नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे, अब एकदम पानी के बिल, बिजली के बिल वो एकदम 2 गुना 4 गुना होगा। और इसको लेकर के बीजेपी, कांग्रेस ने कई प्रदर्शन भी किए। नहीं, देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। जो 1.5-2 महीना लॉकडाउन पूरी तरीके से रहा, उसमें हमारे मीटर रीडर्स मीटर रीडिंग के लिए नहीं गए। मीटर रीडिंग के लिए नहीं गए, लोगों के घर पे उनका मीटर का क्या रीडिंग थी वो चेक नहीं हुई, तो उस साइकिल का बिल जनरेट नहीं हुआ। नेक्स्ट साइकिल में बिल जनरेट हुआ, नेक्स्ट साइकिल में जब बिल जनरेट हुआ तो पिछली 2 साइकिल्स का भी बिल जोड़ के आ गया। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा एक स्पाइक आया है।
उसमें भी अब हम रिबेट स्कीम चला रहे हैं 31 दिसंबर तक। जिन जिन के बड़े लंबे चौड़े एरियाज हैं उनकी रिबेट स्कीम दिल्ली जल बोर्ड चला रही है। अच्छा। यदि मीटर रीडर की रीडिंग से किसी को समस्या, वो ZRO ऑफिस में कंप्लेंट कर सकता है, या 1916 हमारी हेल्पलाइन है उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। हम लगातार एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। और बिलिंग का जो हमारा एक सिस्टम रहा है, ये भी सालों से चलता आ रहा है, इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, मैं बड़ी बेबाकी से आपको कहूं तो। बहुत अच्छी बात। और इसके अंदर भी, इस बिलिंग सिस्टम के अंदर भी रिफॉर्म कैसे लाया जाए, इस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, ताकि किसी प्रकार की ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, जो इंसान अपने मन से छेड़छाड़ कर सकता है, उस ह्यूमन इंटरवेंशन की जो एंगल है उसको पूरी तरीके से हटाकर इसको इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन कर देंगे, ताकि पूरी पारदर्शिता से आने वाले समय में लोगों के बिल आएं। क्या आप उसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा? क्या आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में आप हैं तो MCD में आप होंगे तो दिल्ली का पूरा विकास होगा? देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है ये उत्तर प्रदेश में चल रही है, बिहार में चल रही है, और बहुत सारे राज्य, और कई राज्यों में, हरियाणा में चल रही है। अब वहाँ के लोगों से ज़रा पूछ लीजिए कि भाई डबल इंजन की सरकार तो चल रही है, ऊपर मोदी है, नीचे खट्टर है, ऊपर मोदी है, नीचे योगी हैं, ऊपर मोदी है, नीचे नीतीश हैं, तो क्या वहाँ पे स्कूल जितने दिल्ली में अच्छे उतने हो गए? क्या वहाँ पर हर गाँव में, हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुल गए? क्या वहाँ अस्पतालों का स्तर अच्छा हो गया? क्या अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से मुफ्त बिजली दी, आज उन राज्यों में मुफ्त बिजली मिल रही है, घर घर पानी मिल रहा है? जब ये सब नहीं हुआ तो ये डबल इंजन की सरकार किस काम की है? हम तो बड़ा साफ बोलते हैं कि भैया हम पढ़े लिखे ईमानदार भले लोग हैं, ठीक है, जनता के बीच में से आए हैं, ना नेता हैं, ना नेता जैसे दिखते हैं, ना नेता जैसे बात करते हैं। हमें आप एक मौका दीजिए नगर निगम में, दशकों से भाजपा है और जनता कह रही है, मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊं, आज भी जब हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, काम करते हैं, तो लोग हाथ पकड़ के कहते हैं कि ठीक से लड़ना इस बार नगर निगम का चुनाव, तुम्हें ही जिताना है, बहुत हो गया, हम परेशान हैं भाजपा से। अच्छा। लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं, आज से पहले ये नहीं हुआ करता था। लेकिन राघव जी, ये लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हुआ? विधानसभा चुनाव में आपने हैट्रिक करी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 सीटें थीं, 7 में से एक भी आपके उसमें फेवर में नहीं गई। देखिए, आपको ये समझना होगा कि देश का मतदाता जो है वो 2 चुनावों में फ़र्क जानता है। हाँ, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव और मुख्यमंत्री को चुनने का चुनाव। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूँ। जो प्रत्याशी होता है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ के अंदर जा सकता है। तो मैं अपनी अपने लोकसभा क्षेत्र में स्थित एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा था, लंबी लाइन लगी थी लोगों की वोट देने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो किसी ने, लोगों ने मुझे पहचान लिया। तब तो पहले मास्क नहीं लगाया करते थे, उस समय तो महामारी नहीं थी। तो एक बूढ़े से सज्जन थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें मैं अक्सर देखता हूँ, TV पे भी देखता हूँ, तुम्हारा भाषण भी सुना है, और बहुत अच्छा है कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग अपना करियर छोड़ के अब राजनीति में आ रहे हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो वोट तो मुझे ही दीजिएगा। तो उसने कहा, देखो बेटा, अगला वोट दूंगा तुझे जो मुख्यमंत्री का चुनाव है, केजरीवाल का चुनाव है, ये मोदी का चुनाव है, इसमें मैं प्रधानमंत्री को चुनना चाहता हूँ, तो मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ तू आगे बढ़े, तुम्हारी पार्टी बढ़े, अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़े, लेकिन ये वोट मैं प्रधानमंत्री के लिए दे रहा हूँ। तो वो जो चुनाव था ना, उस एक संवाद ने मुझे ये बता दिया कि जो मतदाता है उसके मन में बड़ा क्लियर है। उस समय विकल्प कोई नजर ही नहीं आ रहा था, तो लोग उस दिशा में चले गए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का कोई विकल्प नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका विकल्प नहीं है, तो राज्य के चुनाव में लोग अरविंद केजरीवाल जी की ओर आ गए। मैं यूँ समझूं, या लोगों को शायद ये समझ में आ रहा है कि जो गोल घर है, जो संसद है, उसमें क्या भेजने के लिए दिल्ली की जनता तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी को? जब तक हम एक वायबल ऑप्शन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनेंगे, है ना, अभी तो हम छोटी सी पार्टी हैं, हमारे छोटे से संसाधन हैं, अभी दिल्ली की जनता ने हमें दिल्ली में सेवा करने का मौका दिया और हम पूरी तरीके से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। पंजाब में भी कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, यूपी में भी आपने, पर सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं है। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा, इस जमहूरियत में अगर हमें एक मौका मिला तो हो सकता है अन्य राज्यों में भी सरकार चलाएं। मैं फिर कोरोना पे आता हूँ, क्या लग रहा है, अब वैक्सीन की बात हो रही है, क्या मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से यूँ कहे कि साहब अब जो है बहुत हो गया कोरोना, अब हम दवा के साथ, वैक्सीन के साथ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाले हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा होगा भी। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जाने बचाने पर फोकस दिया जी। मैं बताता हूँ कैसे।
देश का नहीं, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुला। जी। प्लाज्मा थेरेपी से लोगों की जानें बचाई गई और उसका पहला प्रयोग और व्यापक स्तर पे प्लाज्मा थेरेपी का काम अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया। मैं खुद बहुत करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार प्लाज्मा बैंक की पूरी मैनेजमेंट देख रहा हूं और हजारों लोगों की जान हम अभी तक बचा चुके हैं। फोकस ये है कि पॉजिटिविटी रेट को तो कम करना है, लेकिन जो मृत्यु दर है उसको शून्य के बराबर लाके रख देना। इसके साथ साथ घर घर ऑक्सीमीटर बांटा। ऑक्सीमीटर भी किसी सरकार ने नहीं बांटा था। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाया मुफ्त में, न जाने कितने काम करे। तो जान बचाने पे फोकस है। उसी दिशा में आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन आती है, केंद्र सरकार भी पूरी गाइडलाइंस जारी करेगी वैक्सीन का कैसे प्रयोग करना है। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जो सर पे कफन बांध के रोज घर से निकलते हैं, उनको देना चाहिए। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो भी आएंगी, उसके बाद दिल्ली की जनता के घर घर तक पहुंचाने का अभियान आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार अवश्य चलाएगी। बहुत अच्छी बात है, जान है तो जहान है। लेकिन एक जो है कि जान बचाने के लिए आपकी जेब में माल भी चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए, आपको हर रोज़ खाने के लिए, आपका चूल्हा जलने के लिए आपके पास पैसे भी चाहिए। दिल्ली के साप्ताहिक बाजार बिल्कुल ना के बराबर है। मार्केट का हाल हमारे आपके सामने, रोज़गार का हाल भी हमारे आपके सामने। क्या हमारे पास कुछ ऐसा फाइनेंशियल कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी है जिससे ये जनता कहे ठीक है भाई हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये अर्थ जो तंत्र है वो भी ना बिगड़े? कुछ ऐसा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले व्यक्ति थे जिस देश के जिन्होंने कहा था दैट वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। हमें इस कोरोना वायरस के साथ अपना जीवन बिताना सीखना होगा, क्योंकि अभी तो वैक्सीन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए हमने जीवन और जीविका, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम किया। ठीक है। केजरीवाल सरकार ने लाइव्स और लाइवलीहुड्स को एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश करी और तमाम विरोध के बाद उपराज्यपाल साहब की ओर से भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी, अन्य राजनीतिक दलों की ओर से भी ये विरोध रहा कि बाजार मत खोलो, रेडी पटरी वालों को मत लगने दो, ये मत करो, वो मत करो, बसें मत चलाओ। लेकिन हमें तो इन दोनों में बैलेंस बनाना है। ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से कम भुखमरी से ज्यादा मरने लग जाएं। उसी बात पे तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश हमने करी है। दोनों ही बचाने की ज़रूरत है। एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा वादा, एक ऐसा आश्वासन तहजीब टीवी के दर्शक भी चाहते हैं, ऑडियंस भी चाहते हैं और दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि राघव चड्ढा, या यूँ कहूँ कि राघव चड्ढा जो है दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा भरोसा दें कि अब ये जो कोरोना है उसको लेकर के हम पूरी तरीके से आपको जो है हर तरीके से हिफाजत करेंगे, आपकी जेब की भी हिफाजत करेंगे, लेकिन आप जो है हमारे साथ इस तरीके से चलें। देखिए, दिल्ली हमेशा से, और मैं आपके सीधा व्यूअर से बात करूं तो दिल्ली हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण थोड़ा सा स्तर बढ़ता है तो शोर मच जाता है कि वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण वाराणसी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे दिल्ली से कहीं ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली की खबर ज़्यादा बनती है। इसीलिए थोड़े से केसेस बढ़े तो दिल्ली में खबर बनी कि न जाने क्या हो गया, त्राहिमाम हो गया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी दुरुस्त है कि आज भी यदि स्थिति खराब होती है, खुदा ना करे, भगवान ना करे, स्थिति खराब होती है, तो भी हमारा स्वास्थ्य मशीनरी जो है वो ये लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैदी से तैयार है। अच्छा। आज 9200 बेड्स आज भी दिल्ली सरकार के और निजी अस्पतालों में कुल मिलाकर खाली हैं। अच्छा। 9200 आईसीयू बेड्स पे शोर मचाया जा रहा था कि आईसीयू बेड्स खत्म हो रहे हैं, आईसीयू नहीं मिल रहा है। आज दिल्ली में इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 1055 आईसीयू बेड्स दिल्ली में खाली हैं, वेंटिलेटर्स खाली हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, जगह जगह जांच हो रही है। मेरी विधानसभा, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 वैन केजरीवाल सरकार ने चलाई हुई है आरटीपीसीआर का जांच करने के लिए। जगह जगह लोगों की आरटीपीसीआर की जांच हो रही है। मास्क बांट रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम विधायक, तमाम पार्षद, तमाम नेता। तो ये सारा जो एक रचना अरविंद केजरीवाल सरकार ने तैयार करी है, आज उसी के चलते आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए कम्युनिटी का साथ भी चाहिए, सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है। तो आपके माध्यम से मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा सबको कि स्थिति कंट्रोल में है, काबू में है, लेकिन आप सबने इसी प्रकार से इस लड़ाई में अपनी सरकार का हाथ बटाते रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। अच्छा, राजेंद्र नगर जो आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना, राघव चड्ढा को चुना। इस बार दिल्ली ने 70 में से 62
झाड़ू अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डाले हैं, तो वोट तो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर पड़ता है, अरविंद केजरीवाल जी का वोट है। और अरविंद केजरीवाल जी ने खास तौर पे मेरी विधानसभा में आकर रोड शो भी किया, ऑडियो मैसेज भी जारी किया, सभाएं भी करी और उसमें कहा था कि वोट मुझे देना और मैं राघव से कह के सारे काम करवा दूंगा। तो वोट तो उन्हीं को दिया गया है, मैं उनका एक सिपाही हूँ, उनके आदेश अनुसार काम करता हूँ। चलिए, राघव जी एक सिपाही, मुझे लगता है कि सिपाही बहुत जल्दी दारोगा भी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स लग चुके हैं, कुछ और लगने बाकी है, क्योंकि सियासत का ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, आगाज़ हुआ है। अब इसका अंजाम कहाँ तक पहुँचेगा देखते हैं, और जब आगे होगा तो मैं फिर इनको अपने सामने लाऊंगा और आपके रूबरू करूँगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राघव चड्ढा, जिन्होंने बेबाकी से अपने तमाम बातों को रखा और एक भरोसा दिलाया दिल्ली की आवाम को कि सब कुछ ठीक ठाक है और आगे भी बहुत कुछ ठीक होगा, जान भी रहेगी और आपका माल भी महफूज रहेगा। फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।